We are starting further with expansion of company rule. तो फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। उसी दौरान फर्स्ट मराठा वॉर हुआ और सेकेंड मैसूर वॉर हुआ। मैसूर वॉर हैदर अली के साथ हुआ, तो उनके लिए दोनों सिचुएशन संभालना बहुत ही मुश्किल हो गया। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरी वॉर वाली सिचुएशन। फिर वॉरेन हेस्टिंग्स को हटा के दूसरा गवर्नर जनरल बनाया गया कॉर्नवालिस को। उस दौरान थर्ड मैसूर वॉर हुआ विथ टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कंपनी ने मराठास और निजाम्स के साथ हाथ मिला दिए, तो उसी वजह से जो टीपू था वो डिफीट हो गया। फिर फर्स्ट गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग, उसके बाद बनाया गया कॉर्नवालिस को, उसके बाद बनाया गया सर जॉन शॉर को। सर जॉन शॉर था, उसकी जो पॉलिसीज थी वो रिजिड पॉलिसीज थी, तो उसकी वजह से फिर उसे हटा के नया गवर्नर जनरल बनाया गया वेलेस्ली को। वेलेस्ली ने जो भी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की उसका नेम था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। और ये जो सारे गवर्नर जनरल थे उसमें से जो लॉर्ड वेलेस्ली था उसे लिबरल गवर्नर जनरल के नाम से भी जाना जाता था। वो बाकी सारे के मुकाबले थोड़ा लिबरल था। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम स्वीट पॉइजन के नाम से भी जानी जाती है। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम में कौन कौन से रूल्स थे, कौन कौन सी पॉलिसीज थी, कौन कौन सी कंडीशन थी, वो हम अब देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन थी आर्मी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो आर्मी है वो कौन प्रोवाइड करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी वाले प्रोवाइड करेंगे। सेकेंड, प्रोवाइड आर्मी गिव अवे इक्विवेलेंट इनकम टू द ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिशर्स को उनमें से कुछ लोगों को आर्मी के लिए भेजने का, अगर वो नहीं भेजते हैं आर्मी के लिए तो उनके ही इक्विवेलेंट अमाउंट के उनको पैसे देने के, इनकम देने की। उनकी थर्ड कंडीशन थी विदाउट परमिशन नॉट वेज वॉर एंड ट्रीटी साइन। ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिशन के बिना ना तो वो किसी के साथ वॉर कर सकते हैं, ना तो किसी के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं। वन रिप्रेजेंटेटिव स्टेट असेंबली, जो भी स्टेट असेंबली है उनमें एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा। उनके बाद की उनकी कंडीशन है अदर फॉरेनर्स नॉट टू बी एम्प्लॉयड। अदर फॉरेनर्स पोर्टुगीज डच वो सारे वहाँ पे एम्प्लॉयड नहीं रख सकते हैं उनकी परमिशन के बिना। तो ये 5 कंडीशंस थी सब्सिडरी अलायंस में। फर्स्ट कि आर्मी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोवाइड करेगी। सेकेंड, उनको आर्मी प्रोवाइड करने की या फिर उनकी इक्विवेलेंट अमाउंट की इनकम देने की ईस्ट इंडिया कंपनी को। थर्ड, उन्हें पूछे बिना ना तो वो लोग वॉर कर सकते हैं, ना तो कोई ट्रीटी साइन कर सकते हैं। उनका एक रिप्रेजेंटेटिव स्टेट असेंबली में होगा और अदर फॉरेनर्स होंगे, उनको वो एज ए एम्प्लॉयड रख सकते उनकी परमिशन के बिना। तो ये जो हमने पढ़ा वो था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम्स, उसकी कंडीशंस। ये इंपॉर्टेंट है लर्न करना। तो कौन कौन से स्टेट्स उन्होंने इस तरीके से अपने अंडर कर लिए थे? तो निज़ाम, मैसूर, अवध, गायकवाड़, सिंधिया एंड होलकर, ये सारे उन्होंने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम थी जिन्होंने एक्सेप्ट की थी। उसके बाद हेस्टिंग्स आया, उसने नेपाल के साथ वॉर किया और उन्होंने गुरखास को कहा कि आप हमारी आर्मी ज्वाइन कर दो ताकि जो कंपनी है वो सुप्रीमेसी हो जाए, सुप्रीम हो जाए। हेस्टिंग्स के बाद आया डेलहाउसी। डेलहाउसी गवर्नर जनरल बना इन 1948 में, और डेलहाउसी की जो पॉलिसी थी वो एनेक्सेशन पॉलिसी थी। हमने आगे जो पॉलिसी पढ़ी वेलेस्ली की, लॉर्ड वेलेस्ली, उसकी जो पॉलिसी थी वो क्या थी? सब्सिडरी अलायंस। और जो डेलहाउसी है उसकी पॉलिसी क्या है? एनेक्सेशन पॉलिसी। एनेक्सेशन पॉलिसी के क्या क्या रूल्स थे? तो एनेक्सेशन बाय वॉर करके वो एनेक्सेशन करवा लेता था, जैसा उसने किया पंजाब के साथ और पेगू के साथ। फिर सेकंड, ड्यू टू किंग डाइंग विदाउट देयर हेयर, यानी कि अगर राजा है और उसका कोई बेटा नहीं है
तो फिर वो सीधा ही एनेक्सेशन कर लेता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ऐसा उसने किया सतारा, जयपुर, झांसी, उसका एग्जाम्पल आपको पता ही होगा। फिर है प्रिटेक्स ऑफ मिसमैनेजमेंट। बहाना, प्रिटेक्स का मतलब होता है बहाना बनाना, बहाना बना देता था कि वहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसा उसने अवध में किया था। फिर है डेप्ट कलेक्शन, निज़ाम्स प्रोविंस एंड अ नेमसेक रूल, ऐसा उसने तांजोर में किया था। तो डलहौसी की जो पॉलिसी थी उसके उस 5 रूल्स थे। एक तो वॉर करके एनेक्स कर लेता था, जिसका कोई भी हेयर नहीं होता था, बेटा नहीं होता था राजा का, तो वो एनेक्स कर लेता था, या तो बहाना बना देता था मिसमैनेजमेंट का। डेब्ट, पीजेंट्स होते थे, उनके पास से बहुत ज़्यादा डेब्ट कलेक्ट करता था, तो पीजेंट से वो उनका कर्जा बढ़ जाता था। और एंड द नेमसेक रूल। डलहौसी है वो इम्पेरियलिस्ट तो था ही, बट उसके साथ साथ वो रिफॉर्मिस्ट, उसने कुछ अच्छे काम भी किए थे। जैसे कि उसने फर्स्ट रेलवे बिल्ड किया था इन 1853 बिटवीन मुंबई टू थाने। उसने वायरलेस सिस्टम अडॉप्ट की थी बिटवीन इंडिया टू इंग्लैंड। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा किया। इंग्लिश एजुकेशन था तो उसमें उसने सपोर्ट किया। चाइल्ड मैरिज थे वो बैन कराने के लिए उसने लॉ बनाया। विडो रीमैरिज के लिए सपोर्ट किया। तो उसी वजह से जो डलहौसी है उसे रिफॉर्मिस्ट भी कहा जाता है। तो हमने 2 पॉलिसीज पढ़ी। एक तो हमने पढ़ा वेलेस्ली की सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी, स्लो पॉइजन स्वीट पॉइजन के नाम से जाना जाता है, और दूसरा डलहौसी की एनेक्सेशन पॉलिसीज। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई तो उसकी इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमारी कंट्री पे क्या हुई। इकोनॉमिक कंडीशंस यानी कि जो किससे रिलेटेड होगी, फाइनेंस, मनी से रिलेटेड होगी। तो इंडिया इज एन इनेविबल पोजीशन, इंडिया की जो पोजीशन थी वो बहुत ही इनेविबल, हम प्रॉस्परस थे। तो उसी वजह से हमारे जो रॉ मटेरियल थे वो रॉ मटेरियल इंग्लैंड में जाते थे। बंगाल एक्सपोर्टेड कॉटन, क्लोथ्स, स्पाइसेस, सुगर एंड जूट बिटवीन 1708 एंड 1756 सेंचुरी। तो उस दौरान बंगाल था वो ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता था इंग्लैंड को, बट धीरे 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 वो फेडेड हो गया, कम हो गया, धुंधला हो गया आफ्टर द क्लाइव पॉलिसी डायार्ची। क्लाइव ने नई पॉलिसी लाई थी डायार्ची, ड्यूल पावर पॉलिसी। उसका मतलब होता है जो पावर है डिवाइडेड बिटवीन 2 सेट ऑफ रूलर, 2 रूलर्स के बीच में डिवाइड कर देता था। फिर अनफेयर रेवेन्यू पॉलिसीज, डेटर्स, पीजेंट्स। तो रेवेन्यू पॉलिसी, अनफेयर रेवेन्यू पॉलिसी थी, उसकी वजह से पीजेंट्स थे तो उन पे बहुत ही ज़्यादा टैक्स डाल देता था, तो उनकी वजह से वो लोग उनके डेटर्स हो जाते थे, कर्जदार हो जाते थे, क्योंकि वो उतने पैसे उनको पे नहीं कर पाते थे। फिर है इम्पोज टैक्सेस ऑन क्लोथ इंडस्ट्रीज कोलैप्स। तो उन्होंने बहुत सारे जो टैक्सेस थे वो क्लोथ्स इंडस्ट्री पे डाल दिए, तो उसी वजह से जो क्लोथ इंडस्ट्रीज थी हमारी वो भी कोलैप्स्ड हो गई। फिर हमारे जो आर्टिशियंस थे वो भी पुअर एंड अनएम्प्लॉयड हो गए, क्योंकि इंग्लैंड से जो भी चीज़ आती थी वो रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाते थे और को गुड्स फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थी वो वहाँ बनाते थे, तो वो चीप अफोर्डेबल होती थी, और यहाँ के आर्टिशियंस की जो भी चीज़ होती थी वो थोड़ी कॉस्टली हो जाती थी। कंपनी के जो ट्रेडर्स होते थे कंपनी के ट्रेडर्स थे वो वीवर्स को फोर्स करते थे, विद इन अ शॉर्ट पीरियड दे हैव टू गिव देम क्लोथ्स। उनके लिए वो ज़बरदस्ती उनके पास एग्रीमेंट साइन करवा लेते थे कि हमें बहुत ही कम टाइम में क्लोथ्स रेडी करके दीजिए। अगर वो वीवर्स उन्हें रिफ्यूज कर देते थे तो वो उन्हें पनिश करते थे, जेल में भेज देते थे या फिर मारते थे। बिफोर द कंपनी रूल हमारे जो विलेजेस थे वो सेल्फ रिलायंट थे, उतना तो अर्न कर ही लेते थे जितना उनको चाहिए होता है, बट जब वो कंपनी रूल आया उसके बाद हम उन पे जो हमारे पीजेंट्स, हमारे विलेजर्स थे वो पुअर हो गए और उन पे डिपेंडेंट हो गए। इसी तरह से हमारी इकोनॉमिक कंडीशन पे बहुत एडवर्स इफेक्ट्स हुई, हमारे एग्रीकल्चर पे, कॉटन के बारे में हमने पढ़ा, ट्रेड और कॉमर्स पे। तो ये जो हमने पढ़ी वो थी हमारी इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इकोनॉमिक इम्पैक्ट में फर्स्ट था
कि इंडियाज इनएवेबल पोजीशन हमारी अच्छी थी, हम रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे, बंगाल एक्सपोर्ट करता था, बट रॉबर्ट क्लाइव की पॉलिसीज़ की वजह से वो फेडेड हो गया। फिर अनफेयर रेवेन्यू पॉलिसीज उसने पीजेंट्स पे डाल दी, हमारी क्लोथ इंडस्ट्रीज थी वो भी कोलैप्स्ड हो गई। फिर हमारे जो आर्टिशियंस थे वो भी पुअर एंड अनएम्प्लॉयड हो गए। कंपनी ट्रेडर्स थे तो वो लोग व्यूअर्स को फोर्स कर रहे थे और नहीं करते थे तो उन्हें पनिश करते थे। हमारे विलेजेस थे धीरे धीरे वो भी पुअर हो गए। फिर है कंपनी रूल की सोशल इम्पैक्ट क्या हुई। तो सोशल इम्पैक्ट, डेवलप फ्रीडम ऑफ स्पीच, न्यूज़पेपर्स उनकी वजह से न्यूज़पेपर डेवलप्ड हुए, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली। सेकेंड, पासिंग लॉ फॉर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, हमारे वहाँ पे सती सिस्टम्स यानी कि अगर जिसके भी पति की डेथ हो जाती थी तो वहीं चिता पे बैठ के उसकी जो वाइफ होती थी उसे भी जल जाना होता था, उसे कहते हैं सती सिस्टम। फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, अगर बच्ची पैदा होती है फीमेल तो फिर उसे वो दूध के कटोरे में लेके उसे मार देते थे। फिर चाइल्ड मैरिज, वो सब उसने क्या करवाया, बैन करवाया। फिर एडमिनिस्ट्रेशन वर्क था, उसके लिए इंग्लिश की डिमांड बढ़ने लगी तो लॉर्ड मैकोले था, उसने इंग्लिश एजुकेशन शुरू किया। मुंबई, मद्रास एंड कोलकाता, वहाँ पे इंग्लिश की यूनिवर्सिटीज़ चार्ल्स वुड ने शुरू करवाई। फिर जो राजा राम मोहन राय, दुर्गाराम मेहता, कृष्णदास मुलजी, नर्मद, वो सारे सोशल रिफॉर्मिस्ट थे तो सोशल रिफॉर्म्स में भी हमने अच्छी प्रोग्रेस की। तो ये जो सारी इम्पैक्ट है वो क्या है, सोशल इम्पैक्ट। कौन कौन सी सोशल इम्पैक्ट आई, तो सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली, न्यूज़पेपर। फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बंद हुई, कम हुई। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंग्लिश की ज़रूरत थी तो इंग्लिश आया, लॉर्ड मैकोले ने शुरुआत की और चार्ल्स वुड ने यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश की। जो हमारे रिफॉर्मिस्ट थे तो हमने सोशल रिफॉर्म्स में प्रोग्रेस किया और ये हमारे लिए एक नोटेबल एस्पेक्ट्स है। अब कंक्लूजन की ओर जाते हैं कि हमने क्या 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 पढ़ा। तो कंपनी रूल की वजह से इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल बहुत ही बुरे रिजल्ट आए, सब तरह से हम कोलैप्स हो चुके हैं। सेकेंड है कि इंग्लैंड इंडिया के कॉस्ट पे प्रॉस्पेरस होता रहा, राइट। तो हमने ये चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने शुरुआत की थी की डिस्कवरी ऑफ ये इंडिया, यानी कि जो नया सी रूट ढूंढने की इंडिया के लिए नया सी रूट ढूंढने की ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले हमने वो पढ़ा। फिर धीरे 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 वो लोग कैसे इंडिया में आए वो हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि उन्होंने किस तरीके से अपना कंपनी रूल एक्सपांड किया, डिफरेंट पॉलिसीज़। हमने इस चैप्टर में 2 पॉलिसीज़ पढ़ी है, डेलहाउसी की एनेक्सेशन पॉलिसी एंड वेलेस्ली की सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि उनकी वजह से हमारे इकोनॉमिक इम्पैक्ट और सोशल इम्पैक्ट कैसी आई। तो इसके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम एज अ वर्कशीट के तौर पे आपको दे देंगे। इम्पॉर्टेंट नोट्स पॉइंट्स आप खुद नोट में नोट डाउन कर सकते हो।